अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एनबीएफ क्लास 10 न्यू सिलेबस 2026 एक्सरसाइज 12.2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। एक्सरसाइज 12.2 में सब कुछ ही तकरीबन नया है, आपने इन चीज़ों के बारे में पहले नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन करते हुए साथ साथ मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करती जाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर वॉन्ट्स टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द मास ऑफ अ कार एंड फ्यूल एफिशिएंसी। एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो चाहता है कि मास ऑफ कार और फ्यूल एफिशिएंसी के बीच में अगर कोई रिलेशन बन रहा है तो उसको वो एनालाइज करे। शो दी डाटा बाय बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। हमने इस डाटा को बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के जरिए शो करने हैं। अब ये भी हमने किस तरह से ड्रॉ करने हैं, अब इसमें हमने ग्राफ की तरह ड्रॉ नहीं करना। ग्राफ की तरह हमने दो चीज़ें पढ़ी है ना एक्सरसाइज 12.1 में, एक तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और दूसरी थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जिसको ओजाइव भी कहते हैं। दोनों में हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस अपर क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करते थे और अलॉन्ग वाई एक्सिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करते थे। फिर उसके बाद हम उन नंबर्स को प्लॉट कर लेते थे तो हमारे पास एक ग्राफ आ जाता था। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही वैल्यूज चाहिए क्योंकि हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि यहाँ दो वैल्यूज गिवन है टेबल में तो इसका अलग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ होगा और इसका अलग ड्रॉ होगा। अब वो किस तरह से ड्रॉ होगा कि सिंपल आपने इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, इस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और दरमियान में ना एक रेक्टेंगल ड्रॉ होता है। और ये किस तरह से ड्रॉ होता है, इस जगह पे Q1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू होती है, इस जगह पे Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू होती है और दरमियान में जिस जगह पे भी मीडियन गिवन होता है ना वो दरमियान में भी हो सकता है, इस जगह पे भी हो सकता है और इस जगह पे भी हो सकता है, तो ये मीडियन होता है। तो इस तरह से ये 5 वैल्यूज़ जब हम ड्रॉ कर लेते हैं तो इसको कहते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स। और इन 5 वैल्यूज़ को ना मिनिमम वैल्यू Q1, मीडियन Q3 और मैक्सिमम वैल्यू को इसको कहते हैं 5 नंबर समरी। अब इसका हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखें यहाँ सबसे पहले हम डाटा देखते हैं 1100, 1200, 1500, 1700 और 2000, यानी कि हमें नंबर्स चाहिए 1100 से 2000 के बीच में। अगर तो हम 100 के डिफरेंस से 1 सेंटीमीटर को 100 के इक्वल ले लेते हैं और इस तरह से अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ 1100, 1200, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1900 और इस जगह पे आ जाएगा 2000। इलेवन हंड्रेड, 1200, ये है 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। अब हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 2000 है और मिनिमम वैल्यू क्या है 1100। तो हम इस तरह से ना एक पॉइंट 1100 के ऊपर इस जगह पे ड्रॉ कर लेंगे और एक पॉइंट जो है ये 2000 के ऊपर इसके बिल्कुल सीध में ना ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये मार्क कर लिया। इसके बाद हम इन 3 वैल्यूज़ को ना इस तरह से ड्रॉ करेंगे। Q1 है 1200 यानी कि 1200 के ऊपर हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए और ये जो पॉइंट है ना ये इस स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल मिड में आ रहा हो ताकि फिर उसके बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाए इस तरह से। इसके बाद 1500 है मीडियन, ये है Q1, फिर 1500 के ऊपर मीडियन ड्रॉ करने हैं तो उसी तरह से इस लाइन के बिल्कुल बराबर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे 1500 के ऊपर इस तरह से। और फिर 1700 है Q3, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ये मीडियन है और Q3 है 1700। इसके बाद इसका हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद सिंपल हमने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को ना ज्वाइन कर लेना है। ये जो अब मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना इसको कहते हैं विस्कर, ये भी विस्कर है और ये वाली लाइन भी विस्कर कहलाएगी।
और ये कौन सी वैल्यू थी, यहाँ लिख लें कि ये मैक्सिमम है और ये वाली वैल्यू जो है ये मिनिमम है। तो ये हमने फर्स्ट जो मैथ्स है ना इन केजी, उसका हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ कर लिया है। अब हमें फ्यूल एफिशिएंसी का भी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ करना है। अब इसकी भी सबसे पहले हम वैल्यूज़ को देख लेते हैं। ये है 24, ये 20, फिर 14, फिर 12, फिर 10, यानी कि ये जो वैल्यूज़ है ना ये डिक्रीज़ हो रही हैं। अगर हम इस साइड से देखें तो ये है 10, फिर ये है 12, ये मिनिमम वैल्यू होगी 10, और देखें ये मैक्सिमम वैल्यू है 24। इस लिहाज से अगर 10 मिनिमम वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम के बाद फर्स्ट वैल्यू Q1 होती है, तो ये वाली वैल्यू Q1 होगी, ये मीडियन, और ये वाली Q3 होगी, और फिर ये वाली मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इसको भी हम प्लॉट कर लेंगे। देखें अगर मैं 2 के डिफरेंस से नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ तो मुझे कितनी वैल्यूज़ चाहिए, कितने पॉइंट्स चाहिए। अगर इस जगह पे हो 10, यहाँ 12, 14, 16, 18, 20, और हमें कहाँ तक चाहिए 24 तक, 22 और 24। तो इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मेरे जो नंबर्स हैं वो इसके ऊपर इजीली प्लॉट हो जाएं। इसके बाद 10 के ऊपर मिनिमम वैल्यू है तो यहाँ हमने सिर्फ पॉइंट मार्क करना है इस तरह से, और 24 के ऊपर भी ये मैक्सिमम है तो इसके ऊपर भी इस तरह से पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद 12, Q3 यहाँ लिखा हुआ है ना, लेकिन असल में ये है Q1, क्योंकि 10 के बाद ये मिनिमम वैल्यू थी, इसके बाद जो Q1 होगा ना वो होगा 12, तो 12 के ऊपर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद 14 है मीडियन, ये है Q1, फिर 14 के ऊपर मीडियन वाली लाइन आएगी इस तरह से, और इसके बाद Q3 है 20। देखें ये कितना इजी है ड्रॉ करना। ये Q3 है, और बस सिर्फ अब हमने क्या करना है कि यहाँ हमने एक रेक्टेंगल वाली शेप ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से और इस तरह से। इसके बाद ये हमने विस्कर्स भी ड्रॉ कर लेने हैं इस तरह से और इस तरह से। ये हमने फ्यूल एफिशिएंसी का भी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ कर लिया है। इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड IQR। हमें पता है IQR का क्या फार्मूला होता है, सिंपल हमने Q3 में से Q1 को माइनस करना होता है। Q3 यहाँ है 1700, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और Q1 है 1200, तो इनको माइनस करेंगे, आंसर इज़ 500। और यहाँ भी फ्यूल एफिशिएंसी का IQR फाइंड कर लेंगे। इसको क्या कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू यहाँ है 20 और Q1 की है 12। 20 ये Q1 है इक्वल्स टू 8। इसके बाद सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कोरिलेशन। जब भी हमने टाइप ऑफ कोरिलेशन बताना होता है ना तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को ना चेक करते हैं। अब देखिए मैस गिवन है और फ्यूल एफिशिएंसी गिवन है, और वो भी क्या चेक करना चाहता था, इन दोनों के बीच में रिलेशन। अब देखें मैस है 1100 किसी भी गाड़ी का, तो उसने कितना फ्यूल कंज्यूम किया 24। इसके बाद जब मैस इंक्रीज हुआ ना, 1100 था अब 1200 हो गया है, तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो पहले 24 थी अब 20 हो गई है। यानी कि जैसे जैसे वेट इंक्रीज हुआ उस गाड़ी का वैसे वैसे फ्यूल एफिशिएंसी कम हुई, यानी कि उसने कम फ्यूल यूज़ की है। मैस हुआ 1500 तो फ्यूल और कम उसने यूज़ किया 14। मैस हुआ 1700 तो फ्यूल उसने और कम यूज़ किया 12। अब देखें कोरिलेशन क्या होता है, बेसिकली दो चीज़ों के बीच में रिलेशन। अब अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि जितनी ज़्यादा गाड़ी चलेगी उतना ज़्यादा ही फ्यूल खर्च होगा, तो वो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ की वैल्यू कम हो रही हो, जैसे कि इस केस में है। देखिए मैस बढ़ रहा है तो फ्यूल एफिशिएंसी कम हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। और इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन होता ही नहीं है, तो उस केस में हम उसको कहते हैं नो कोरिलेशन। नेक्स्ट है व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। इससे हमने क्या कंक्लूजन फाइंड किया कि जैसे जैसे मैस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फ्यूल एफिशिएंसी डिक्रीज होती जा रही है। तो आप लिखेंगे व्हेन मैस इंक्रीजेस फ्यूल एफिशिएंसी
decreases। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, इसको बुक पे ही सॉल्व कर लेते हैं। इट जॉइनिंग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट शोज वेजेस फॉर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम एम्प्लॉयज़। ये जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं वेजेस। वेजेस कहते हैं आमदनी को, या उजरत कह लें, या पेज कह लें, फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयज़। सपोज कोई कंपनी है, उसके अंदर कुछ वर्कर्स हैं जो फुल टाइम के लिए जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों की जो पेज है ना, उनको ये वाला बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट शो कर रहा है, और ये वाला जो है ना, ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ की वेजेस को शो कर रहा है, ये वाला बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अब इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मीडियन। हमने मीडियन वेजेस बतानी है, यानी कि मीडियन आमदनी कितनी है पेड टू फुल टाइम एम्प्लॉयज़, जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को पे हो रही हैं। तो फुल टाइम एम्प्लॉय वाला बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट देखेंगे, हमें पता है ये मिनिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये Q1 होता है, ये Q3 होते हैं, और ये वाली वैल्यू मीडियन की होती है। अब हमने सिंपल क्या करना है कि नीचे देखें नंबर लाइन गिवन है, तो सिंपल आपने इस वाली लाइन के अलोंग देखना है कि नंबर लाइन के ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है। तो ये वाली वैल्यू आ रही है, तो मीडियन वेजेस फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयज़ इक्वल्स टू 800। बस ये इसका आंसर है। व्हाट आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वेजेस पे टू पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को देखेंगे, इसमें ये वाली मिनिमम इनकम होती है और ये वाली मैक्सिमम इनकम होती है। तो मिनिमम इनकम कितनी है पे टू पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ इक्वल है 200 के, और मैक्सिमम कितनी है, देखें ये 900 है तो ये 1000 होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, मैक्सिमम है 1000। बस ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ IQR फॉर द डाटा सेट ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज़। फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए हमने IQR फाइंड करना है, यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, उसी तरह से स्केयर रखते हुए इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखें ये कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाली, यानी कि 1000 है Q3 की वैल्यू, और Q1 इसके लॉन्ग जो वैल्यू होगी नंबर लाइन के ऊपर, ये वाली वैल्यू है, यानी कि 500। तो ये Q3 है फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयज़, और ये वाली वैल्यू Q1 है, तो 1000 माइनस 500 आंसर इज़ 500। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द IQR फॉर द डाटा सेट ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़। अब हमने पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए IQR की वैल्यू फाइंड करनी है, उसी तरह से हमें पता है दिस इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1, लेकिन इसका Q3 कौन से है, ये वाली वैल्यू, और Q1 है ये वाली वैल्यू। तो अब हम इसका Q3 देखेंगे, देखें ये 700 और 800 के बीच में है, तो Q3 होगा 750, और Q1 भी देख लेते हैं, Q1 है 400। तो सिंपल ये होगा 750 माइनस 400, सो द आंसर इज 350। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ डाटा सेट्स। दोनों डाटा सेट्स में कौन सी टाइप का कोरिलेशन है। अब देखें जूं जूं ओवर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि जितने ओवर्स उन्होंने काम किया है, जाहिर बात है उस तरह से उनकी आमदनी भी बढ़ रही है, यानी वेजेस भी बढ़ रही हैं, तो हम देखेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। बस ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। Mariam wants to investigate the relationship between the amount of rainfall and the number of flowers blooming in her garden. मरियम चाहती है कि वो चेक करे कि क्या कोई रिलेशनशिप बन रहा है अमाउंट ऑफ रेनफॉल और नंबर ऑफ फ्लावर्स के बीच में, यानी कि उसके गार्डन में अगर बारिश हो रही है तो उसके अलोंग कितने फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि खिल रहे हैं। ड्रॉ दी स्कैटर डायग्राम। तो इस डाटा को देखते हुए हमने एक स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करनी है। उसने खुद ही इन्वेस्टिगेट करके बता दिया कि अगर 2 इंचेस रेन हुई तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फ्लावर्स जो उसके गार्डन में खिले वो हैं 10। इसी तरह से 4 इंचेस रेनफॉल पे नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने खिले 22। इसी तरह से 6 इंचेस पे नंबर ऑफ फ्लावर्स 55 हुए, यानी कि जैसे जैसे बारिश ज़्यादा होती जा रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्लावर्स भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना कमेंट ऑन टाइप ऑफ कोरिलेशन, तो ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो रही है। जैसे जैसे ज़्यादा बारिश हो रही है वैसे वैसे ज़्यादा फूल खिलते जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करनी है। उसी तरह से ग्राफ के ऊपर अलोंग एक्स एक्सिस हम रेन ले लेंगे इन इंचेस, और अलोंग वाई एक्सिस हमने नंबर ऑफ फ्लावर्स को ड्रॉ करने हैं। अब स्कैटर डायग्राम के लिए जो भी डाटा गिवन होता है ना उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेते हैं 210, इसी तरह से 422, 655, 870 और
1080। अब इसको हम इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ मैंने स्केल ऑलरेडी लिख दी है क्योंकि यहाँ रेन थी 2, 4, 6, 8, 10, तो मैंने 5 बॉक्सेस के बाद ना 2 मार्क किया है, फिर 5 बॉक्सेस के बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। और स्केल किस तरह से देखते हैं, यहाँ है रेन इन इंचेस, यानी कि 5 बॉक्स ना इक्वल्स टू क्या है, 2 इंचेस है, यानी 5 बॉक्स इक्वल है 2 इंचेस रेन के। तो 2 डिवाइडेड बाय 5, 1 बॉक्स कितना होगा, इक्वल्स टू 0.4 इंचेस। इसी तरह से अगर अलोंग वाई एक्सिस देखें तो ये 5 बॉक्स हैं इक्वल्स टू 10 नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो 1 बॉक्स किसके इक्वल होगा, 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 1 बॉक्स इक्वल होगा 2 फ्लावर्स के। यहाँ 2 फ्लावर्स के लिए यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ 10। अब इसके बाद इनको हमने प्लॉट कर लेने हैं 2, 10, 2 के ऊपर 10 ये वाला पॉइंट होगा। इसी तरह से 4, 22, 4 के ऊपर यहाँ 20 है, और 2 बॉक्स क्योंकि 1 बॉक्स क्योंकि 2 नंबर ऑफ फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 22 इस जगह पे होगा। इसको थोड़ा सा मोटा इस तरह से लिख लेते हैं। 6 पे 55, 6 पे यहाँ है 40, यहाँ 50, यहाँ 52, 54 और यहाँ होगा 56, तो ये दरमियान वाला पॉइंट जो है ये होगा 55। इसके बाद 8 पे 70, 8 पे 70 ये वाला पॉइंट होगा, और फिर 10 पे 80, 10 पे 80 बिल्कुल ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद ये तो हमने बस स्कैटर डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ये वाला जो पार्ट था ना, ड्रॉ दी स्कैटर डायग्राम, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने ड्रॉ करनी है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, यानी हमने अपनी मर्जी से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि कुछ पॉइंट्स उस लाइन से ऊपर आ जाएं, कुछ नीचे आ जाएं, और एक दो उस लाइन के ऊपर भी आ सकते हैं। लेकिन लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है, आप कोशिश करें कि जितने पॉइंट्स लाइन से ऊपर है ना, उतने ही पॉइंट्स लाइन से नीचे हों, और अगर ज़्यादा पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ रहे हो तो वो भी अच्छी चीज़ होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट किस तरह से ड्रॉ करें। अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें तो देखें ये एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट मुझे लग रही है। और आपने ये भी देखना है कि कोशिश करें ये जो लाइन है ना, ये जो यहाँ से इस लाइन तक डिस्टेंस है, या यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, या यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये कोशिश करें कि ये तकरीबन इक्वल हो। अब मेरा तो तकरीबन इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे इस तरह से करके ड्रॉ करते हैं ना, दोबारा से ज़रा हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करके देख लेते हैं। अच्छा, इसके लिए बेहतर ये है कि आप पहले ना पेंसिल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करके देख लें। अब देखें, अच्छा ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है ये आपने अपनी मर्ज़ी से चुन के ड्रॉ करनी है। तो देखें एक लाइन, एक जो पॉइंट है ये लाइन के ऊपर आ गया, और 2 पॉइंट्स ऊपर आ गए, 2 ही नीचे आ गए। आप थोड़ी सी ऊपर नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई इस तरह का हार्ड एंड फास्ट रूल तो है कोई नहीं। जैसे मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, अगर इस तरह आप ड्रॉ करके देख लें, देखें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है, ये वाला भी थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का भी इस जितना ही लग रहा है जितना ये वाला डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही लग रहा है। तो बहरहाल आपने अपनी मर्ज़ी से इस तरह से लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद सेकंड पार्ट है कमेंट ऑन टाइप ऑफ कोरिलेशन। हमने बताया था कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे बारिश ज़्यादा होती जा रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्लावर्स भी ज़्यादा खिलते जा रहे हैं। देखें, जब 10 इंचेस रेनफॉल हुई तो उसके ऊपर 80 फ्लावर्स खिले, सबसे ज़्यादा फ्लावर्स खिले, और जब 2 इंचेस रेनफॉल हुई तो 10 फ्लावर्स खिले। यानी कि जैसे जैसे रेन ज़्यादा हो रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्लावर्स भी ज़्यादा खिलते जा रहे हैं। तो आप इसके ऊपर कमेंट भी करेंगे ना, आप लिखेंगे सिंस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन रेनफॉल मोर फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। क्वेश्चन नंबर 4 को भी बुक पे ही सॉल्व कर लेते हैं। गिवन स्कैटर डायग्राम इज शोइंग रिलेशन बिटवीन प्रैक्टिस टाइम एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स टेस्ट। स्कैटर डायग्राम उन्होंने खुद से ही दे दी है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस कौन सी वैल्यूज हैं, टाइम स्पेंट ऑन मैथ प्रैक्टिस, मैथ की प्रैक्टिस में कितना बच्चों ने टाइम स्पेंड किया। अब यहाँ साथ में ना यूनिट मेंशन नहीं है, ये 1 मिनट भी हो सकते हैं, 1 आवर भी हो सकते हैं, 1 डे भी हो सकता है। खैर 1 मिनट तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 1 मिनट में बच्चे जो हैं वो मैथ के टेस्ट की प्रिपरेशन कर लें। कम से कम भी 1 घंटा तो उनको चाहिए ही होगा ना। तो सपोज ये 1 जो है ये 1 आवर है। इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ के टेस्ट की तैयारी के लिए 2 घंटे लगाए। इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 7-8 घंटे लगाए। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये आवर्स हैं या डेज भी हो सकते हैं, और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स टेस्ट, के मैथ के टेस्ट में बच्चों के कितने मार्क्स आए। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमने बताना है फाइंड टाइप ऑफ कोरिलेशन, के कोरिलेशन की कौन सी टाइप है। तो सबसे पहले आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लें। देखें जिन बच्चों ने 1 आवर स्पेंड किया उन्होंने कितने मार्क्स हासिल किए मैथ के टेस्ट में,
उनके 25 मार्क्स आए। और जिन बच्चों ने इसी तरह देखें 7 आवर्स लगाए मैथ के टेस्ट में, उनके कितने मार्क्स आए, देखें उनके 90% मार्क्स आए। इसी तरह से जिन्होंने 7 से ऊपर यहाँ ये वाली वैल्यू लाई करी है, यानी कि जिन्होंने 7.5 घंटे लगाए मैथ की तैयारी के लिए, उन्होंने 100 मार्क्स हासिल कर लिए। तो देखें जितना बच्चों ने टाइम कम स्पेंड किया उसके हिसाब से उनके मार्क्स कम आए, और जिन बच्चों ने ज़्यादा टाइम लगाया मैथ की तैयारी के लिए उनके ज़्यादा मार्क्स आए। तो आप सिंपल यहाँ लिखेंगे कि कौन सी टाइप है कोरिलेशन की, ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। और अब हमने यहाँ लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी ड्रॉ करनी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर लेंगे। वो कुछ भी लाइन हो सकती है, मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये हमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी ड्रॉ कर ली। कोशिश करें कि जो पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ जाएं और नीचे जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उतने ही ऊपर भी पॉइंट्स आ जाएं। अब देखें ऊपर 1 2 3 4 5 है, नीचे 1 2 और 3 4 और ये वाला 5 है, बाकी ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये सब इस लाइन के ऊपर हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखें कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट से बहुत क्लोज हैं, जैसे ये और ये भी बहुत क्लोज हैं, ये भी क्लोज है, ये तो है ही लाइन के ऊपर, ये भी तकरीबन लाइन के ऊपर ही है, ये दोनों भी क्लोज हैं और ये वाला भी लाइन के ऊपर है, ये भी क्लोज है। तो ऐसे केस में जहाँ ज़्यादा पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट से क्लोज हों, उस केस में हम उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसी तरह से अगर वो पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट से थोड़ा दूर हों तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। और कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं, ये आपको MCQ में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी रेंज कितनी होती है। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 तक। इसी तरह से कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेके 1 तक, और दरमियान में है 0। 0 को कहते हैं नो कोरिलेशन। जूं अब देखें 0 से इस साइड पे सारी वैल्यूज़ ना पॉजिटिव कोरिलेशन होंगी, लेकिन जो वैल्यूज़ 1 से करीब होंगी, सपोज कोई वैल्यू है 0.8, तो चूंकि ये 1 से ज़्यादा करीब है तो इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अब 0 से इस साइड पे सारी वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव कोरिलेशन होंगी, लेकिन जो वैल्यूज़ -1 से ज़्यादा करीब होंगी, सपोज कोई वैल्यू है -0.9, तो उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये भी याद रख लें। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।